चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम विराम चिन्ह के बारे में बातें करेंगे। विराम चिन्ह की लास्ट वीडियो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो विराम चिन्ह की परिभाषा, विराम चिन्ह के प्रकार हम वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद दो विराम चिन्ह, पूर्ण विराम और अल्प विराम के बारे में मैं पहले ही आपको समझा चुकी हूँ। आज हम स्टार्ट करते हैं पूर्ण विराम और के बारे में थोड़ा सा एक बार रिव्यू ले लेते हैं। पूर्ण विराम किसे कहते हैं? जब हम बोलते हुए वाक्य ख़त्म होने के बाद जो विराम आता है, जो रेस्ट जो मिलता है, उसे हम इस प्रकार लिखते हुए वाक्य खत्म होने के बाद जो एक आप रेखा जो खींचते हैं उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। इसका प्रयोग विस्मयवाचक वाक्यों और प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर सभी जगह किया जा सकता है। जैसे आपने उदाहरण देखा था कि लड़के का पैर फिसल गया, यहाँ ये आपका पूर्ण विराम लगा है। सब बच्चे उसके पास गए, वाक्य के समाप्त होने पर इसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा अर्धविराम। अर्धविराम जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर या अल्प देर तक हमें रुकना होता है, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो चिन्ह है वो आपको यहाँ दिख रहा है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सूर्यास्त हो गया, यानी कि हो गया लेकिन हमारा अभी पूरा वाक्य नहीं हुआ है, तो हम यहाँ अर्धविराम लगाएंगे। इसके बाद लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया तो वाक्य पूर्ण हो जाता है। यहाँ हम अपना पूर्ण विराम का यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका अल्प विराम। अल्प विराम वाक्य के बीच में विराम उत्पन्न करने वाले विराम चिन्हों को अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम का प्रयोग किस स्थिति में किया जा सकता है, इसे आप एक उदाहरण से समझेंगे, बिना एग्जाम्पल के समझ नहीं आएगा। जैसे किसी वाक्य में दो या दो से ज़्यादा समान पद वाले शब्दों में अल्प विराम का यूज़ किया जाता है। हाँ नहीं के बाद, जैसे नहीं, मैं नहीं चल सकता हूँ। हाँ, तुम चाहो तो तुम जा सकते हो। इस प्रकार से हाँ यहाँ कहने के बाद थोड़ा सा विराम लिया जाता है, तो यहाँ अल्प विराम का यूज़ होता है। इसके बाद उपाधियों के अलगाव। अलगाव का मतलब होता है अलग होना, तो अलगाव यानी कि अलग होने के लिए भी यहाँ आप अल्प विराम का यूज़ करते हैं। जैसे कि BA, MA, PhD, इस प्रकार से अल्प विराम का आप यहाँ पर चिन्ह देख सकते हैं। तो अल्प विराम का यूज़ कैसे कि आपको देखा, अभी BA के बाद हमने अल्प विराम लिया, थोड़ा सा विराम लिया, उसके बाद MA, उसके बाद PhD। या किसी भी दो तीन जब कई चीज़ों के बारे में एक साथ बताया जाता है तो उनमें विभेद करने के लिए या उन्हें अलग करने के लिए भी इस चिन्ह का यूज किया जाता है। जैसे कि मेरे पास काला, नीला व लाल पेन है। तो यहाँ हमने देखी, यहाँ काला के बाद एक अल्प विराम का यूज़ किया, क्योंकि काला के बाद हमने एक और रंग का यूज़ किया है। तो जहाँ दो या तीन चीज़ों के बारे में बताया जाता है तो उन्हें अलग करने के लिए इस विराम चिन्ह का यूज़ होता है। इसके बाद आता है उपविराम। उपविराम किसे कहते हैं? इसे हम अपूर्ण विराम भी कह सकते हैं। इसे अपूर्ण विराम भी कहा जाता है, यानी कि पूर्ण विराम जो पूरा विराम जो लास्ट में आपके वाक्य के बाद में लगता है, लेकिन उपविराम इसे अपूर्ण विराम भी कहते हैं। तो जब किसी को अलग से बताया जाता है, अलग से डिफाइन किया जाता है, उसे वहाँ हम उपविराम का यूज़ करते हैं। जैसे कि शीर्षक, माँ ममता की प्रतिमूर्ति। तो माँ के बारे में हमने यहाँ डिफाइन किया है। यहाँ हम ये दो बिंदु से इसे दिखाया जाता है। इसका चिन्ह क्या होता है? दो बिंदु होते हैं जिसे हम उपविराम कहते हैं या अपूर्ण विराम भी कहा जाता है। सुमन, चलिए आपको यमराज से मिलवाऊं। अमित, भाई अभी मेरा उनसे बात करने का मन नहीं है। तो कहाँ होता है इसका यूज़? अपूर्ण विराम, जब किसी को अलग से दर्शाया जाता है। तो माँ एक अलग से, यहाँ माँ के बाद ममता की प्रतिमूर्ति, यानी कि उसको डिफाइन किया गया है, तो यहाँ हम उपविराम का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह आई थिंक सभी को इसके बारे में पता है।
ये आपका जहाँ कहीं भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके वाक्यों के लास्ट में इसका यूज़ हम करते हैं। ये वाक्य में प्रश्नवाचक शब्दों कहाँ, कब, क्यों, कैसे आदि के साथ इसका यूज होता है। जैसे कि आप कहाँ जा रही हैं, तो क्या आप जा रही हैं, क्या से हमने उसके कोई क्वेश्चन पूछा है तो हम यहाँ इसका यूज़ करेंगे। आपने उसे क्यों बुलाया। व्यंग्यात्मक भाव को प्रकट करने के लिए भी सामान्य कथन के बाद कभी कभी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि उनके जैसा शरीफ आज तक पैदा नहीं हुआ। नेक्स्ट, इसके बाद आपका होता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह किसे कहते हैं, जब दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए या उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का यूज़ किया जाता है। विलोम शब्दों के साथ भी इसका यूज किया जा सकता है, और एक समान शब्दों के लिए भी, जैसे कि धीरे धीरे। तो हमने यहाँ क्या किया, धीरे धीरे के बीच में योजक चिन्ह का यूज़ होता है। ऐसे ही रात दिन, विलोम शब्द के साथ भी इसका यूज़ होता है। तत्पुरुष और द्वंद्व समास पदों के बीच में आप ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, बस ये बातों को याद रखिए कि या तो कोई दो चीज़ों के बारे में दो नाम होते हैं, विलोम शब्द होते हैं या समान शब्द होते हैं, तो वहाँ इसका यूज़ किया जाता है। या मध्य में भी कभी कभी बीच में भी किसी अर्थ को देने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कालका हावड़ा मेल। ये तुलना करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। तुम सा, मीरा सी, विभिन्न शब्दों को जोड़ने के लिए, भीड़ भाड़, डरवर, पानी वानी। तो इस प्रकार से इसका यूज़ एक समान शब्दों के लिए। नेक्स्ट होता है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह, ब्रैकेट चिन्ह। तो इसे क्या करते हैं, इसका यूज़ वाक्य के बीच में आए हुए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। तो कोष्ठक चिन्ह कैसा होता है, ये ब्रैकेट चिन्ह। तो इसका प्रयोग हम अधिक स्पष्ट शब्द या वाक्यांश को कोष्ठ में लिखकर किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, आगे की वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दशहरे के अवसर पर दशानन रावण का वध करता है। दशानन, यहाँ दशानन को इसे कोष्ठक चिन्ह के माध्यम से बताया गया है। जैसे कि दशानन को हम रावण भी कहते हैं, तो कोष्ठक में रावण लिखकर इसे अच्छे से समझाया जाता है। लता मंगेशकर भारत की कोकिला, मीठा गाना गाने वाली। तो कोष्ठक चिन्ह होता है कि उसी बात को आपको समझाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह किसी महान पुरुष द्वारा कही गई बात को उद्धरण करने, उद्धरण मतलब कि उसका उदाहरण देकर या उसे डिफाइन करके किसी वाक्य के खास शब्द पर जब जोर दिया जाता है तो उसे अवतरण चिन्ह का वहाँ पर यूज़ किया जाता है, जिसे आप इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं। जैसे कि महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। तो ये महावीर ने कहा, इसलिए उनके इस कथन को जोर देने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए यहाँ इस कोष्ठक उद्धरण चिन्ह का यूज़ किया गया है। गांधी ने कहा हमेशा सत्य बोलो। इसके बाद आपका आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह जहाँ वाक्य में हर्ष, उल्लास, आप समझते हैं कि किसी को ज़्यादा हर्ष होता है, खुशी होती है, किसी बात पर विवाद होता है, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि शब्दों का, आदि चीज़ों का बोध कराने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और ये आपका पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदु से बोधित किया जाता है। इसे के उदाहरण से आपको समझ आएगा। जैसे कि हे राम यह क्या हो गया, छी छी कितना गंदा है। तो ये किसी, जैसे यहाँ छी छी कितना गंदा है, घृणा को करने के लिए यहाँ पर आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह का हे राम यह क्या गया होगा। तो कोई किसी बात से दुखित हो है, उस बात को दिखाने के लिए यहाँ इसका चिन्ह का यूज़ किया गया है। इसके बाद आता है लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। तो जब शॉर्ट में यूज़ किया जाता है, जहाँ किसी बड़े अंश को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है संक्षेप सूचक चिन्ह को। जैसे कि अर्जित अवकाश के लिए अर्जित की जगह ए और अवकाश के लिए ए यहाँ पर लिखा गया है। डॉक्टर के लिए डॉ के आगे
थोड़ा सा जो एक बिंदु लगाया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर उत्तर और प्रदेश न लिखकर उ और प्र लिखा गया है, तो यहाँ इसके लिए लाघव चिन्ह या फिर संक्षेप सूचक चिन्ह का यहाँ पर यूज़ किया गया है। इसके बाद आता है आपका निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह भी बड़ी लकीर की तरह होता है। ये योजक चिन्ह से में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि योजक चिन्ह छोटा होता है और निर्देशित चिन्ह थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इसका आकार योजक चिन्ह से बड़ा होता है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं? किसी वाक्यांश पद की परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए, जैसे कि तुम्हें एक अच्छा नागरिक बनना है परिश्रम लगन निष्ठा से। देखिए यहाँ आपको कितने कौन कौन से योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ये उद्धरण चिन्ह, यहाँ निर्देशित चिन्ह, ये अल्पविराम, और किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन को अधिकृत करने से पहले, जैसे गांधी जी ने कहा सत्य अहिंसा से ही हम देश को आज़ाद करा सकते हैं, तो यहाँ उद्धरण चिन्ह का यूज़ किया गया है। इस प्रकार से एक ही सेंटेंस में कई सारे चिन्हों को यूज़ किया जा सकता है। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह कौन सा होता है? यहाँ इसका वाक्यांश को कुछ विषय में कुछ सूचक निर्देश करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ आएगा कि हिमालय से कई नदियाँ निकलती है, जिनमें मुख्य है गंगा। तो कई नदियाँ निकलती है, लेकिन मुख्य क्या है? मुख्य है गंगा। तो गंगा को यहाँ पर मुख्य दिया गया है, तो यहाँ विवरण यानी कि जिसका विवरण किया जाता है, जिसको एक्सप्लेन किया जाता है, उस वहाँ से चिन्ह का यूज़ होता है। लास्ट आपका है विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह। तो इसे त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहा जाता है, क्योंकि लिखते हुए जब कोई शब्द हमसे छूट जाता है तो इस चिन्ह को लगाकर हम वहाँ ऊपर उसे लिख देते हैं। जैसे राम गया, तो चला बीच में भूल गए, सीता खीर लाई। जैसे राम गया, लेकिन हम यहाँ ऊपर हार लिख गए भूलना, तो राम हार गया। इस प्रकार से विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह का यूज़ किया जाता है। आई थिंक आपकी समझ आ गया होगा, और लाइक और सब्सक्राइब कर पाना न भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। यूपी-टीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट तैयारी आपको यहाँ मिलेगी। हर प्रकार के टॉपिक्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।